प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम लोगों ने प्रकृतिवाद की प्रमुख परिभाषाएं जानी। उसके बाद में शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों में प्रकृतिवाद की क्या संबंध है, अंतर संबंध है, इसमें क्या उद्देश्य है, शिक्षा के बारे में क्या उद्देश्य दी गई है। उसके बाद प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं को जाना और फिर प्रकृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों को जाना। प्रकृतिवाद की शिक्षा में हमारी शिक्षा में क्या देन है, इसके बारे में जाना। अब इस यूनिट के जो सारांश दिए हुए हैं सार रूप में, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रभाव दो रूपों में दिखलाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का प्रभाव दो रूपों में दिखलाई पड़ता है। एक तो दर्शन के रूप में उसने शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निश्चित किया है। दूसरे, उसने मानव प्रकृति की व्याख्या करके शिक्षण विधियों और शिक्षा के साधनों की व्याख्या की है। ये जो प्रकृतिवाद है इसका प्रभाव दो रूपों में दिखलाई पड़ता है। एक तो दर्शन के रूप में, यानी जो हमारे दर्शन हैं उसके रूप में, यानी दार्शनिक जो विचारधारा है उसके रूप में। उसके बाद दूसरा है मानव प्रकृति की व्याख्या, यानी मानव प्रकृति के बारे में। इसके दो रूप दिखलाई पड़ते हैं प्रकृतिवाद की। उसके बाद इसमें कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद ना तो भौतिक जगत का प्रकृतिवाद है, ना यांत्रिक प्रकृतिवाद और ना जैविकीय प्रकृतिवाद। इन तीनों से भिन्न वह एक नमनीय व्याख्या है जो कि शिक्षा को बालक के संपूर्ण अनुभव पर आधारित करना चाहती है और किताबी ज्ञान के विरुद्ध अर्थात प्रकृतिवाद के बनाए हुए शिक्षा के क्षेत्र में बालक सबसे आगे होता है। तो इसका प्रकृतिवाद का जो मानना था कि प्रकृतिवाद भौतिक जगत का प्रकृतिवाद है, यांत्रिक जगत ही प्रकृतिवाद है, जैविकीय जगत ही प्रकृतिवाद है, तो शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने ये नहीं कहा था, बल्कि प्रकृतिवाद की ये प्रमुख स्वरूप के बारे में चर्चा की गई थी। तो जो बालक को शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है, भौतिक जगत पर ही बल नहीं दिया जा सकता शिक्षा में। और उसके बाद सिर्फ यांत्रिक प्रकृतिवाद की विशेष बातें नहीं कही जा सकती शिक्षा में, और ना जैविकीय प्रकृतिवाद की बातें की जा सकती है शिक्षा में। शिक्षा जो है बालक के संपूर्ण अनुभव पर आधारित करना चाहती है, ये प्रकृतिवाद का कहना है। और प्रकृतिवाद का मानना है कि बालक के शिक्षा जो हो बालक के संपूर्ण अनुभव पर आधारित हो, ऐसा कहना है प्रकृतिवाद का। तो प्रकृतिवाद की जो भौतिक जगत वाली और यांत्रिक जगत वाली जैविकीय जगत वाली सिद्धांत है, इसे हम शिक्षा से नहीं जोड़ सकते हैं। प्रकृतिवाद का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था कि इस तीनों स्वरूप को शिक्षा पर आधारित किया जाए, शिक्षा से जोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृतिवाद सीधा सीधा शिक्षा को बालक के संपूर्ण अनुभव पर आधारित मानता है और किताबी ज्ञान के विरुद्ध अर्थात प्रकृति के बनाए हुए शिक्षा के चित्र में बालक सबसे आगे होता है, ऐसा बिल्कुल सही कहा गया है। उसके बाद है शिक्षक, विद्यालय, पुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि सब पृष्ठभूमि में होते हैं, मुख्य में जो है हमारे बालक होते हैं। सर जॉन एडम्स ने इस प्रवृत्ति को बाल केंद्रित अभिवृत्ति पैडोसेंट्रिक एटीट्यूड कहा है, केंद्रीय अभिवृत्ति पैडोसेंट्रिक एटीट्यूड कहा है। सर जॉन एडम्स जो हैं ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं या कह सकते हैं शिक्षा शास्त्री। इन्होंने इस प्रवृत्ति को बाल केंद्रित अभिवृत्ति पैडोसेंट्रिक एटीट्यूड कहा है। उसके बाद प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक पर पूर्ण आयोजित शिक्षा लादी नहीं जानी चाहिए, चाहे वह कितनी भी वैज्ञानिक क्यों न हो। शिक्षा में बालक को स्वतंत्र चुनाव का अवसर देना चाहिए। वह क्या पढ़ेगा, किस तरह व्यवहार करेगा, किस तरह खेलेगा कूदेगा, कैसे बैठेगा आदि बातें उसकी इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए। साथ ही शिक्षा का स्थान शासक का नहीं बल्कि मित्र और साथी का है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा पे किसी का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा पर कोई नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा एक स्वतंत्र खुला हुआ धरोहर होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, जिसे वो अपनी मन मर्जी से ग्रहण करे, उसमें वो फल फूल सके। ऐसा नहीं है शिक्षा एक दबाव के रूप में गलत इफ़ेक्ट के रूप में बच्चों पर प्रहार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें कोई शासकीय प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, शासकता वाला हिटलर ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि अगर शासकता वाला बात आ जाएगा तो उसके बाद तो उसमें प्रेम की भावना और जो मित्रता की भावना है, सीखने सिखाने की जो सुलभ और सरलता है, वो कहीं ना कहीं कमतर हो जाएगी और बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें सीधा कहा गया है कि शिक्षा का स्थान जो होना चाहिए वो मित्र और साथी का होना चाहिए, यानी बच्चे और टीचर के बीच कोई शासकीय प्रवृत्ति वाला संबंध नहीं होना चाहिए। ये एक मित्र और साथी, दोस्त, फ्रेंड्स की तरह होना चाहिए जो घुल मिल कर एक दूसरे को सीखने सिखाने में सहयोग करे। तो ये ऐसा माना गया है। उसके बाद इसमें कहा गया है, उसके बाद शिक्षक का कार्य उसे सामग्री जुटाना, अवसर उत्पन्न करना, यानी शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा प्रकृतिवाद का मानना है। अवसर उत्पन्न करना, आदर्श परिवेश का निर्माण करना है जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणालियों के विषय में खेल प्रणाली पर जोर देता है तथा पाठ्यक्रम बहुमुखी और व्यापक हो। इसमें समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त शिक्षा के लक्ष्यों और पाठ्यक्रम की ओर समाहारक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। लगभग बहुमुखी पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमोत्तर कार्यक्रमों का महत्व स्वीकार किया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें बातें सारांश के अंतर्गत कही गई थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के संदर्भ में हम लोग जो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकृतिवाद शिक्षा जगत में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण देन है, तो इससे हम समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ शब्दावलियाँ दी गई है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हालांकि ये सब पढ़ चुके हैं, फिर भी भौतिक जगत का प्रकृतिवाद, इसको समझ लेते हैं। यह सिद्धांत मानव क्रियाओं, व्यक्तिगत अनुभवों, संवेगों, अनुभूतियों आदि की भौतिक विज्ञान से व्याख्या करना चाहता है। यह भौतिक विज्ञान के द्वारा समस्त जगत की व्याख्या करना चाहता है। तो ये भौतिक जगत का प्रकृतिवाद था, यानी इसमें मानव क्रियाओं को व्यक्तिगत अनुभवों, संवेगों, अनुभूतियों आदि की भौतिक विज्ञान से व्याख्या करना चाहता है। यानी जितने भी क्रिया प्रतिक्रिया है, संवेग है, हमारे भाव हैं, उसको ये भौतिक विज्ञान से जोड़कर देखता है। उसके बाद है स्वचालित आत्मक्रिया, स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी। स्पेंसर का विचार है कि बालक किन्हीं अन्य के प्रयासों द्वारा नहीं सीखता, अपितु वह स्वयं अपनी आत्मक्रिया से सीखता है और स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित ज्ञान ही वास्तविक व चिरस्थायी होता है। तो स्पेंसर साहब जी ने जो शिक्षा के उद्देश्य में कुछ पॉइंट दिए थे, उसमें ये कहा गया था स्वचालित आत्मक्रिया, इन्होंने ड्रिल किया था उसके उद्देश्यों को। तो इसमें ऐसा कहा गया था स्पेंसर साहब के अनुसार कि बालक किन्हीं अन्य प्रयासों द्वारा नहीं सीखता, अपितु बल्कि वह अपनी आत्मक्रिया से सीखता है। यानी उसके जो अपने सेल्फ प्रयास होते हैं, अपने जो कार्य होते हैं, अनुभव होते हैं, उससे जो अर्जित ज्ञान होती है वो वास्तविक व चिरस्थायी होता है, ऐसा स्पेंसर साहब का मानना था। उसके बाद आगे कही गई है कि प्रकृतिवाद की ओर लौटो। प्रकृतिवादी चाहते हैं कि सभ्यता की जटिलता से दूर प्रकृति की शांतिमयी गोद की ओर चलो ताकि बालक का नैसर्गिक विकास हो सके। तो ये प्रकृतिवाद की ओर लौटो, ऐसा ये जो नारा है ये प्रकृतिवादी चाहते थे, इसलिए ऐसा नारा दिया गया। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्रकृतिवाद का अगर प्रकृति के संदर्भ में ही वो कुछ कहेंगे, इसका नाम ही पड़ा है प्रकृतिवादी, और प्रकृतिवादी विचारधारा भी हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद है यांत्रिक प्रकृतिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त जगत एक यंत्र के समान कार्य कर रहा है। व्यक्ति एक सक्रिय यंत्र से अधिक कुछ नहीं है। उसमें परिवेश के प्रभाव के कारण कुछ सहज क्रिया होती है। यंत्रवाद के प्रभाव से मनोविज्ञान में व्यवहारवादी संप्रदाय का जन्म हुआ है। ये पॉइंट बहुत ही समझने वाला है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मानव को एक यंत्र के समान माना गया है, यानी सक्रिय यंत्र जो एक्टिविटी करता है। मशीन को चलाने के लिए हमें बटन स्विच ऑफ स्विच ऑन करना पड़ता है। उसको चलाने के लिए कुछ
क्रियाएं करनी पड़ती है, तो उसी तरह मनुष्य को भी चलने के लिए कुछ क्रिया प्रतिक्रिया से रूबरू होना पड़ता है। समाज में कुछ सहज क्रिया होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, परिवेश के प्रभाव से हमारा तंत्र जो है चलता है। तो इस तरह से मनुष्य को भी एक यंत्र के रूप में समझा गया है कि यानी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, प्रभाव पड़ता है, अभी प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो इस कारण से इंसान हूबहू चलने लगता है और कार्य करने लगता है, और इस तरीके से वो उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक तरीके से इन्होंने मनुष्य को भी यंत्र के समान समझा है। ये यांत्रिक प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं और इसे हम लोगों ने ड्रिल किया और समझा। उसके बाद है स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर, ये हम लोग कर चुके हैं। देखिए, इसमें कहा गया है भौतिकवाद के लिए पुद्गल मूल तत्व है। पुद्गल क्या है? पुद्गल की व्याख्या कीजिए या पुद्गल को समझाइए। पुद्गल के बारे में हम लोग को दिया गया था प्रश्न, तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि भौतिकवाद के लिए पुद्गल मूल तत्व है, मनस है, मस्तिष्क उसकी क्रिया है। पुद्गल ही मनस का उद्गम है, ना कि मनस पुद्गल का प्रेरक है। तो बहुत अजीब ही शब्द है पुद्गल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्थूल भौतिकवादी जो पदार्थ है उसे ही पुद्गल समझते हैं। ये एक तरीके से वैज्ञानिक भाषा है। उसके बाद प्रकृति से हमारा अभिप्राय समस्त विश्व तथा उसकी क्रिया, और इस अर्थ में मनुष्य जो कुछ भी करता है। तो ये प्रकृतिवाद के तीसरे अर्थ में कहा गया था, जो हम बता चुके हैं। तो ये सब, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची है, और फिर आ जाता है निबंधनात्मक प्रश्न। इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो सिंपल सा प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो शिक्षा के उद्देश्य दिए गए थे, पाठ्यक्रम के स्वरूप को समझाया गया था, वो हम हूबहू लिख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ये तो प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम है, तो यहाँ से नेचुरलिज्म ऑफ करिकुलम में क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बाल केंद्रित हो, का आधार बालक हो, पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, पाठ्यक्रम व्यवहारिक व जीवनोपयोगी हो, पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित हो। तो यहाँ से हम लोग प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद प्रकृतिवाद और व शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, जिसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक रूसो की कथन को हम समझा सकते हैं। इन्होंने 3 कथन दिए थे जो बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करने हेतु योग्य बनाना, ऐसा कुछ कहा। फिर रोज़मर्रा के व्यवहार को समाज सम्मत ना करके बल्कि प्रकृति के अंतर्गत करने को कहा था। फिर इन्होंने मानवीय संस्थाएं मूर्खता तथा विरोधाभास के समूह है, ऐसा कुछ कहा। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। उसके बाद 3 प्रमुख विशेषताओं को बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ रील में बहुत सारी विशेषताएं दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो वही हम लोग जो संक्षेप में दिया गया है प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य, उसका वर्णन कर लेंगे पॉइंट वाइज। उसके बाद है प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है। यहाँ से प्रकृतिवाद के सभी अर्थों को बता देंगे। शिक्षा के सिद्धांतों को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रकृतिवाद व शिक्षा के सिद्धांत यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। प्रकृतिवाद, सॉरी ये तो नहीं है, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था प्रकृतिवाद व शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद व शिक्षण की जो उद्देश्य है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से प्रमुख सिद्धांत है इसके, तो यहाँ से हम प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य को लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकृतिवाद का क्या था। यहाँ से हो गया शिक्षा के सिद्धांत। अब चौथा नंबर है प्रकृतिवादी दर्शन की प्रमुख विशेषताओं। तो प्रकृतिवादी दर्शन की जो हम लोगों ने 11 विशेषताएं पढ़ी थी उसका व्याख्या कर देना है यहाँ पे। उसके बाद प्रकृतिवादी शैक्षिक उद्देश्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रकृतिवादी शैक्षिक उद्देश्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो हम लोग ये जो है इसकी आलोचनात्मकता जो है हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये सारांश में दिया गया था इसका सार। तो यहाँ से हम लोग अच्छे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इसकी आलोचनाएं भी की गई है यहाँ पे, क्योंकि भौतिक, यांत्रिक और जैविकीय विचारधारा जो थी इसमें इसकी आलोचना की गई है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रकृतिवाद के विविध रूप कौन कौन से हैं। वही सारे रूप हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। भौतिकवादी स्वरूप, यांत्रिक स्वरूप और उसकी जो जैविकीय स्वरूप थी, यानी साइंस के तीनों फॉर्मेट पर जो आधारित था उसके बारे में हम लोग यहाँ से ड्रिल कर सकते हैं। तो ये हमारा सारा प्रश्न हो गया। हम लोगों ने बहुत कुछ जाना प्रकृतिवाद के बारे में। अब हम लोग